नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो दोस्तों हमारे यूकेपीएससी लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये कह रहा है दोस्तों हमसे, फॉर द फंक्शन एफ फ्रॉम -4 to 2 r defined by fx equals to mod x minus 1 plus mod x minus 3 which of the following is true। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो पहला ऑप्शन है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। सेकेंड है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू -3। थर्ड कह रहा है रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द इंटरवल -3 to 1। ठीक है, एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि जो भी इस तरह का फंक्शन हमको मिलेगा, ठीक है, अब मैं इसको पूरा नहीं खोल रहा हूँ दोस्तों, है ना, वरना ये हम इसको ब्रेक करते कहाँ पर, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन ब्रेक होगा। ठीक है, तो फिर हम इसमें क्या बनाते, पहले x की वैल्यू -3 पे से लेस देन चेक करते कि फंक्शन का नेचर क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं -3 से -1 क्या होगा, फिर हम चेक करते हैं दोस्तों कि -1 से बड़े पे फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है और डिफरेंशिबिलिटी या कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि ये जो फंक्शन होगा दोस्तों x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -3 पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हम ऐसे भी चेक करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हमको अगर शार्प एज मिल रही है ना, जैसे एक कर्व है और हमको कहीं पे शार्प एज मिलती है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 एंड -3 पे शार्प एज देगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा 1 पे एंड -3 पे। तो ऑप्शन 1 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे दोस्तों रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें इंटरवल a to b दे रखा है तो हम चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं -3 यहाँ पे रखूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो दोस्तों 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा -3 -1 यानी -4 आ जाएगा दोस्तों। -4 का मॉड करके कितना आएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगर मैं f1 रखूँ, ठीक है, f1 रखूँगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, +1 + 3 4 आ जाएगा। तो 4 का मॉडुलस दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 4 आएगा, यानी एफ ऑफ ए और बी की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरह का सवाल कंटिन्यूटी के ऊपर आता है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारे पास है, लेट द फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। फंक्शन जो है हर एक एक्स पे डिफरेंशिएबल है। f1 की वैल्यू दोस्तों हमको दे रखी है इसने -2, और दोस्तों इसने बता रखा है कि जो f डैश एक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, किस इंटरवल पे, 1 to 6 पे। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ होगा। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी इंटरवल a to b में जो f डैश c आएगा वो किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो c जो पॉइंट होगा वो a और b के बीच में कहीं पे होता है, तो उसका डिफरेंशियबिलिटी हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों f1 मेरे पास कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू दोस्तों 6 है एंड a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1 है, तो ये f6 हो जाएगा, माइनस में f1 हो जाएगा, अपॉन में दोस्तों 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ये हमारे f डैश c की वैल्यू होगी, राइट। तो इसको मैं c लिख दूँ, या फिलहाल अभी मैं x ही लिख रहा हूँ, f डैश x लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मुझे बता रहा है कि f डैश x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है f6 का नेचर हमें पता करना है कि f6 इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, f1 की वैल्यू मुझे पता है दोस्तों कितनी है, -2 है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, f6 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि f6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 प्लस का f1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है -2, तो f6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 -2, यानी f6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मीन वैल्यू थ्योरम दोस्तों, मीन वैल्यू थ्योरम एंड लेग्रांजेस इसी को हम लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, और रॉल्स थ्योरम दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ठीक है,
कॉन्वेक्स सेट होता है दोस्तों कि अगर मेरे पास कोई सेट है, मान लीजिए कोई मेरे पे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का मेरे पास सेट है, और मैं क्या करूं कि इसके बीच इसी सेट के मैं दो एलिमेंट उठाऊं, ठीक है, और उनको ज्वाइन करके कोई दो पॉइंट में ले रहा हूं, उनको ज्वाइन करने वाली जो मैं लाइन सेगमेंट खींचूंगा, अगर तो ये इसी सेट के अंदर बिलोंग करती है तो हम ऐसे सेट को दोस्तों कॉन्वेक्स सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल का सेट बनाया, ठीक है, और मैं यहाँ से दोस्तों दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, दो पॉइंट मैंने उठाए, इन दोनों को आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो अगर ये इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो ऐसे सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं, है ना। आप कोई से भी पॉइंट कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से उठा सकते हैं, कहीं से भी आप दो पॉइंट ले सकते हैं, अगर ये इनसे ज्वाइन होने वाली जो लाइन सेगमेंट है अगर वो उसी सेट के अंदर आती है तो ऐसे सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास दोस्तों कोई ऐसा सेट है अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है, ठीक है, और एक एलिमेंट मैं यहाँ लूँ और एक यहाँ लूँ और इनसे ज्वाइन करने वाली अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाऊँ, तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इस लाइन सेगमेंट का जो पार्ट है वो इस सेट से बाहर आ रहा है ना, यानी कि ये नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सर्कल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितनी है, 4 यूनिट है, लेकिन ये बता रहा है कि अच्छा ये डॉटेड सर्कल बनेगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा डॉटेड सर्कल बनेगा क्योंकि ये इस पर टच नहीं होता है ना, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे इससे बाहर जाएंगे, रेडियस 2 से बाहर रहेंगे, तो ये मुझे बाहर वाला, इससे बाहर वाला सेट मुझे बता रहा है, राइट, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके बाहर के अगर मतलब जो मेरे पास सेट है वो इस सर्कल से आउटसाइड है ना, आउटसाइड है, तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसके बाहर के कोई भी दो पॉइंट अगर उठाऊँ आपस में, तो जब मैं इनको ज्वाइन कराऊंगा तो ये इसी सेट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों एक एलिमेंट यहाँ ले लूँ, एक सेट का पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, जब मैं इनको ज्वाइन कराऊंगा दोस्तों तो ये क्या आएगा, इस सेट के अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, इस बात का मतलब ये जो हमारा सेट था उससे बाहर चला गया, तो फिर दोस्तों ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही लग रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे गौर करें तो सी को हम देखेंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल इसका जो सेट बनेगा दोस्तों वो इनसाइड द सर्कल होगा, राइट, और इनसाइड द सर्कल आप कोई भी दो पॉइंट उठा के देखेंगे तो ये दोस्तों हमेशा इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि सी एक कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों दोस्तों लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों लाइन बनेंगी, ठीक है, इनसे ओपन हाफ प्लेन बनेगा, एक बार इस तरफ का एरिया मिलेगा ऑप्शन नंबर बी से, है ना, और डी से आपको नीचे वाला मिल रहा होगा, तो दोस्तों अगर आप चेक करेंगे दो पॉइंट कोई से भी उठाएंगे तो ये इसी सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमें कह रहा है द लाइन L बाई आर इक्वस टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा विल टच द कोनिक L बाई आर इक्वस टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब दोस्तों ये जो होती है हमारे पास पोलर फॉर्म में, ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या होती है दोस्तों, एक कोनिक की इक्वेशन होती है, कोनिक इक्वेशन है दोस्तों कहाँ पर, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म आप जानते हैं दोस्तों आर थीटा के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल को टच कर रही है, टच करने का मतलब दोस्तों ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। और कोनिक फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, टेंजेंट इक्वेशन, ठीक है, इन पोलर फॉर्म, ये दोस्तों हमको क्या मिलता है, L बाई आर इक्वस टू कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस में ई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे L R थीटा ये सब क्या है दोस्तों, L का मतलब होता है सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। आर आप जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोनिक ये है, ठीक है, कोनिक अगर हमारे पास कुछ ऐसा है पैराबोला शेप में, तो आर थीटा का मतलब क्या होगा, आर का मतलब दोस्तों कि ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर थीटा होंगे, आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम आर कह देंगे, ठीक है। और दोस्तों थीटा क्या होगा, इसके जो एंगल बना रहा होगा उसको हम थीटा बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो दोस्तों टेंजेंट की ई आप जानते हैं, ई का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट लाइन का इक्वेशन तो दे ही रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा दोस्तों तो अपने को कितना मिलेगा, कॉस थीटा माइनस एल्फा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो प्लस में आ जाएगा साइन थीटा साइन एल्फा, साथ में दोस्तों ई कॉस थीटा हमारे पास चल रहा है, राइट, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो कॉस थीटा दोस्तों इसमें कॉमन है, अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा दोस्तों तो अपने पास बचेगा कॉस एल्फा प्लस ई, ठीक है,
कॉस अल्फ़ा प्लस ई आ जाएगा, और दोस्तों साथ में कितना आ जाएगा प्लस में साइन थीटा साइन अल्फ़ा, राइट। अब दोस्तों ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, इसको हम जो गिवन हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है इससे कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर कंपेयर कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, कॉस अल्फ़ा प्लस ई, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो ए की वैल्यू होगी हमारे पास वो कॉस अल्फ़ा प्लस ई हो रही होगी, राइट। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से मैं अगर देखूँ बी साइन थीटा है तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, साइन अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको ए बी और ई के टर्म्स में बातें दिखाई दे रही हैं, यानी कि हमें यहाँ से अल्फ़ा रिमूव करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से मैं कॉस अल्फ़ा को लिख रहा हूँ 1 माइनस ए माइनस ई, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बना लिया, इसे इक्वेशन 2 बना लिया। ये जो अल्फ़ा है दोस्तों कैसे ख़त्म होगा, अल्फ़ा तभी ख़त्म हो सकता है अगर आप इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लो, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ दोस्तों इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये मिलेगा हमको ए माइनस ई का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलना चाहिए ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है दोस्तों पोलर फॉर्म में, उसका इक्वेशन होता है ये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो कोनिक का इक्वेशन होता है पोलर फॉर्म में वो एल बाई आर इक्वस टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पोलर फॉर्म का इक्वेशन एल बाई आर इक्वस टू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये दोस्तों इक्वेशन तब रहता है जब क्या होता है, जो हमारी एक्सिस ऑफ कोनिक होती है वो हमेशा जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है तो दोस्तों ये होता है, और जब वर्टिकल होती है तो इसका इक्वेशन बन जाता है एल बाई आर इक्वस टू 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा, ठीक है। ये कब है दोस्तों, जब एक्सिस हमारी क्या है, वर्टिकल है। अगर एक्सिस वर्टिकल है कोनिक की तो दोस्तों ये वाला इक्वेशन है, और अगर एक्सिस जो है दोस्तों वो हमारी हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये वाला रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लीनियर प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन है, कह रहा है अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP along with the graph of its constraints is shown below. The corresponding objective function is minimize z equals to 3x plus 2y पे दोस्तों फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट 2 0। यह हमें बता रहा है कि 2,0 पे हमको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों ये अनबाउंडेड रीजन बन रहा है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बन रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें हमसे पूछ रहा है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर LPP के बारे में क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है। डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो ये इसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो क्या हमें सीधा डज नॉट एग्जिस्ट कह देना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते दोस्तों। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनइक्वलिटी डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो मैं आपको दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा दूँ, ठीक है। होता क्या है, कभी भी दोस्तों हमारे पास जब अनबाउंडेड रीजन बनता है, जैसे ये इसका अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, ठीक है, ये जैसे दोस्तों क्या बन रहा है, इसका अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। तो जब भी दोस्तों अनबाउंडेड रीजन बनता है तो हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, है ना, हम उस पर क्या करते हैं दोस्तों, हम उस पर ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। हम इसमें चेक करते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम। अब सवाल मिनिमम का है तो हम मिनिमम चीज़ चेक करेंगे, पर उसने हमें बता भी दिया कि 2,0 पे फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहाँ दोस्तों इसको पुट कर दूंगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। ये दोस्तों z की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। पर ये मिनिमम बनेगी या नहीं बनेगी, इसके पीछे दोस्तों 2 रास्ते हमारे पास खुलते हैं, ठीक है। या तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों हम क्या करके हम चेक करके देखते हैं कि 3x प्लस 2y की वैल्यू लेस देन 6 तो नहीं है क्या, ऐसी कोई वैल्यू, ऐसे कोई पेड़ तो नहीं हमको मिल रहा है, ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स हमको तो नहीं मिल रहे हैं जो इसकी वैल्यू 6 से छोटी हो रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, इस लाइन को हमें प्लॉट करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों x की वैल्यू को 0 कर दूँ तो y की वैल्यू अपने को 3 मिल जाएगी, एंड y को दोस्तों 0 कर दूँ तो x की वैल्यू अपने को 2 मिल जाएगी। यानी कि 0,3 एंड 2,0 दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो यहाँ दोस्तों मुझे 2,0 तो मिल ही रहा है, ठीक है। और दोस्तों मुझे दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, 0,3, तो 0,3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे ज्वाइन होने वाली एक लाइन बनाएंगे, ये बनेगी दोस्तों डॉटेड लाइन, ठीक है। ये दोस्तों एक बन रही है हमारी डॉटेड लाइन, तो इसको हम खींच देंगे। चलिए जी,
अब हमें क्या काम करना होता है दोस्तों, इसको चेक करेंगे कि इसका जो रीजन बनेगा वो किस साइड बनेगा, है ना। आप इसको ओरिजिन पे अगर चेक करें तो ओरिजिन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0<6, यानी कि 0 6 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस बात का मतलब दोस्तों ये जो शेड होगा ये कहाँ होगा, 0 की तरफ होगा, है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब दोस्तों ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर ये जो फिजिबल रीजन था हमारे पास अनबाउंडेड, मैं चलो पेन थोड़ा सा दोस्तों कलर इसका दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे पास जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जो था हमारे पास, है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और इसको हम दोस्तों बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। अगर दोस्तों हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट कॉमन ना आए, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर वही रहेगा जो दोस्तों हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिली थी यहाँ से, z=6, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों z=6 होगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी दोस्तों 6 मिलेगी, वो 2,0 पे ही मिलेगी, राइट। अगर दोस्तों हमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट मिल जाए, अगर ये ऐसा हो जाता कि ये तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बना हुआ ही है, ठीक है, और ये जो लाइन हमने बनाई है अभी डॉटेड, इससे जो अगर ऐसा होता दोस्तों कि ये भी इस तरफ ही हो जाता, तो यहाँ पे इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स आ रहे होते, ठीक है, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स आ रहे होते, तो फिर हम बता नहीं पाते कि और कितनी वैल्यू ऐसी होंगी जो मिनिमम हो सकती हैं, है ना। तो इस टाइम पे दोस्तों हम आंसर लगाते हैं नो सॉल्यूशन, इस टाइम पे हम लोग आंसर लगाते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों इसके चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। दोस्तों गलत हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट काट दो, पढ़ो ही मत आगे। कह रहा है एग्जिस्ट एज द इनइक्वलिटी दिस हैज़ इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। दोस्तों इसके साथ क्या कोई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, है ना। और वैसे भी दोस्तों जब हम मिनिमम चेक करते हैं ना, तो हम <6 लगाते हैं, मतलब लेस देन मिनिमम वैल्यू लगाते हैं। अगर ये सवाल मैक्सिमम का होता तो हम क्या करते, 3x + 2y को <6 डालते और तब यही कहानी चेक कर रहे होते। तो यहाँ पर <6 कह रहा है दोस्तों, तो इसका तो हमें काम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, एग्जिस्ट द इनइक्वलिटी दिस डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, ठीक है। इसलिए दोस्तों यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस इनइक्वलिटी में कोई भी कॉमन पॉइंट हमको फिजिबल रीजन के साथ नहीं मिलता। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो हमें दोस्तों थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है f(x=1/x at x=abct पे, ठीक है। अब दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर f(x) है। पहले टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू दोस्तों अपने को कितनी मिल रही है, a b c d है, ठीक है। और f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a 1/b 1/c 1/d। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, इससे इसको माइनस करते हैं अपॉन इससे इसको माइनस करते हैं, यानी 1/b - 1/a अपॉन में कितना आ जाएगा, b - a आ जाएगा। अगर आप दोस्तों एलसीएम निकालें तो ये आएगा a - b अपॉन ab, है ना, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास b - a। दोस्तों इससे कैंसिल होगा माइनस टाइम, यानी कि माइनस में 1/ab आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का अपॉन करके इतना आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि a - c, जब हम इसका डिवाइडेड डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सीधा लिख दूँ -1/bc आ जाएगा, है ना। और इसका चेक करूँ तो कितना आ जाएगा, -1/cd आ जाएगा, क्योंकि दोनों सारे कैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो इनका आंसर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर del² f(x) चेक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमें दोस्तों इससे इसको माइनस करेंगे, यानी कि -1/bc -1/ab, यानी प्लस में आ जाएगा 1/ab। और दोस्तों यहाँ पर अब हम डिफरेंस एक छोड़ के लेंगे, यानी कि c - a। अगर मैं यहाँ से दोस्तों क्या करूँ, 1/b अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, कितना मिलेगा हमको, 1/b कॉमन निकालने पे मिलेगा अपने को a - c, मतलब -a + c, यानी c - a लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों अपने पास, b हमने कॉमन निकाल लेते थे, ac बच जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में c - a। इससे दोस्तों ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा हमारे पास, 1/abc आ रहा है। अगर दोस्तों इसका 1/abc आ रहा है, तो जब हम इससे इसको लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1/एक छोड़ के आ रहा है, यानी कि दोस्तों bcd आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, bcd आ जाएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस अगर निकालें
थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इससे इसको माइनस करेंगे और अब हम 2 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, यहाँ पर d माइनस ए करेंगे, यानी कि 1/BCD माइनस 1/ABC होल अपॉन में दोस्तों d माइनस ए, ठीक है। फटाफट से सिंप्लीफाई करें इसको, हमें कॉमन दिख रहा है BC, 1/BC कॉमन निकाला, बचेगा C माइनस डी अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, BC हमने निकाल लिया था ना, तो हमारे पास AD आ जाएगा, राइट। और अपॉन में क्या चल रहा है, d माइनस ए चल रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ से हमने BC निकाला ना, BC निकाल लिया तो कितना बचेगा हमारे पास, A माइनस डी बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा A माइनस डी, और अपॉन में चल रहा है d माइनस ए। इससे दोस्तों कैंसिल होगा नेगेटिव टाइम, यानी आंसर आएगा -1/ABCD। तो ये दोस्तों थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आ रही है -1/ABCD, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल्स, 2 सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी है और ये हमसे दोस्तों कॉमन टेंजेंट का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, यानी C1 C2 निकालेंगे। C1 इसका सेंटर है और C2 इसका सेंटर है। C1 C2 निकालते हैं और दोस्तों इनकी रेडियस की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, R1 R2, ठीक है। तो हम R1 R2 निकालेंगे एक तो, और दूसरा दोस्तों क्या निकालेंगे, C1 C2 निकालेंगे। अगर दोस्तों C1 C2 की वैल्यू इक्वल हो जाए R1 R2 के, इस बात का मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सेंटर की जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर हो गया। C1 C2 की जो डिस्टेंस हो रही है दोस्तों किसके इक्वल आ रही है, अपना R1 प्लस R2 के इक्वल आ रही है। यहाँ पे R1 प्लस R2 होना चाहिए, है ना। R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि क्या होगा यहाँ पर, इसमें दोस्तों कितनी टेंजेंट निकलेंगी, 3 टेंजेंट आ जाएंगी, पहली, दूसरी और तीसरी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे पास C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए R1 प्लस R2 के, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस केस में ये कंडीशन बन जाएगी कि इनकी जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोस्तों इसकी R1 और R2 के डिस्टेंस से बड़ा है ना। इस केस में दोस्तों हमारे पास कितनी टेंजेंट निकलती है, 1 2, ठीक है, तीसरी आ गई और चौथी आ गई, 4 टेंजेंट निकल जाती हैं, सही बात है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास अगर C1 C2 की वैल्यू अगर दोस्तों R1 माइनस R2 के मॉडुलस के इक्वल है, यानी कि दोस्तों इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो C1 C2 की जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों वो हमेशा R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 से हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है। इस टाइम पे दोस्तों सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट निकलती है, ठीक है। और दोस्तों एक और केस है हमारे पास, अगर कुछ ऐसा बन रहा हो फिगर, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 2 कॉमन टेंजेंट बनेगी, 2 कॉमन टेंजेंट बनती है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि C1 C2 की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए और R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 2 टेंजेंट निकलती है। एक और केस होता है जहाँ पर टेंजेंट बनती नहीं है, अगर एक के अंदर एक सर्कल आ जाए तो यहाँ पे तो टेंजेंट बनने का सीन ही नहीं होगा। इस टाइम पे दोस्तों C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नो टेंजेंट्स। तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन में दोस्तों सेंटर क्या निकलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर के वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -g माइनस f होते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है हमको, इसका जो x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों y का कोफिशिएंट आधा और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारे C1 के कोऑर्डिनेट हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं इसकी रेडियस निकाल लूँ, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में g² प्लस f² माइनस का c। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का दोस्तों c कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये दोस्तों R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम C2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, -g माइनस f होंगे। x के कोफिशिएंट का आधा एंड नेगेटिव 1 आ जाएगा, y के कोफिशिएंट का आधा एंड नेगेटिव -3 आ जाएगा, ठीक है। R2 दोस्तों, R2 कैसे निकालेंगे, रूट में g² 1 प्लस 9 माइनस का दोस्तों c कितना है 1 है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 3। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, C1 C2 का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। C1 कोऑर्डिनेट मेरे पास ये है, C2 कोऑर्डिनेट ये है, तो C1 C2 का डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2 माइनस -3 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 25, रूट की वैल्यू आ जाएगी 5।
अगर हम दोस्तों R1 प्लस R2 को चेक करें कितना आ रहा है, 2 + 3 5 आ रहा है दोस्तों, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, यानी कि कौन सा कंडीशन बन रही है अपनी, ये वाली कंडीशन बन रही है। इस बात का मतलब यहाँ से हमारी 3 कॉमन टेंजेंट निकलेंगी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, आप इस पर तैयारी रखें अपनी बहुत बढ़िया वाली। नेक्स्ट, इफ़ m इज़ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द P0 इज़ गिवन बाई, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग Px इक्वस टू R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर R अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा किसको दिखा रहा होता है दोस्तों, मीन वैल्यू को बता रहा होता है। R यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, जिस भी रैंडम वेरिएबल की हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो। तो यहाँ पर हमें दोस्तों Px इक्वस टू 0 की वैल्यू निकालनी थी, और लैम्डा की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, मीन दे रखी है, m की वैल्यू इसने, मतलब मीन इसने हमें m दे रखा है। तो इसका बन जाएगा दोस्तों e पावर माइनस का m बन जाएगा, ठीक है। m पावर दोस्तों 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 0 है, अपॉन 0 फैक्टोरियल दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आएगा, e पावर माइनस m आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है दोस्तों हमारे पास, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax एंड वाई इक्वस टू mx, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लो, इसका आंसर जो आता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी आता है, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे इसे कैसे निकालेंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x का दोस्तों हम कर्व जब बनाएंगे तो ये राइटवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट, ठीक है। वाई इक्वस टू mx की लाइन दोस्तों ओरिजिन से होके जाएगी, इस तरह की कुछ लाइन बनेगी हमारे पास। तो जो बाउंडेड एरिया बनेगा दोस्तों हमारे पास ये बनने वाला है, राइट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लाइन और पैराबोला आपस में मीट करती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और दोस्तों इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके उस पॉइंट तक, ठीक है। और इसका एरिया यानी कि पैराबोला का एरिया में से माइनस कर देंगे लाइन के अंडर का एरिया, तो दोस्तों हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सीधे सीधे याद रखो, इसको एज अ ट्रिक आप यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर सवाल हमारे पास आ गया कि वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x एंड वाई इक्वस टू 4x, ठीक है, इनसे बिटवीन का एरिया क्या होगा, तो आप दोस्तों इसका यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम दोस्तों से कंपेयर कराएं वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू दोस्तों अपनी 8 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, राइट। और दोस्तों y इक्वस टू mx से अगर देखेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो सीधा आंसर लगाएंगे हम 8, a का स्क्वायर दोस्तों 4 एंड अपॉन में कितना 3 इंटू 4 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 4 यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 अपॉन में 3 इंटू 4 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 16, 8 से कट जाएगा दोस्तों 2 टाइम, यानी दोस्तों अपने पास 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो आप अगर आप, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा, है ना, उसी कैंडिडेट का होगा जो शॉर्ट ट्रिक पे भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के चलेगा, है ना। एग्ज़ाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि हम इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कुछ क्वेश्चन की ट्रिक जिनकी आपको मालूम है उस पर तो दोस्तों आप बिल्कुल ट्रिक का यूज़ करें और आगे बढ़ें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल विच टचेज द सर्कल गिवन बाई x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वस टू 1। अब यहाँ पे दोस्तों सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पर चार सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमको, है ना। एक तो है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वस टू 1। एक है दोस्तों एक बार इस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। एक बार ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, और एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 4 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके सेंटर हमको कितने मिल रहे हैं, एक तो हमें 1 1 मिल जाएगा, राइट। एक हमको दोस्तों -1 1 मिल जाएगा, एक हमको -1 मिल जाएगा, और एक 1 1 मिल जाएगा। ये हमसे वो पूछना चाह रहा है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जो इन चारों सर्कल को टच करती हो, उसकी रेडियस क्या बनेगी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन सभी सर्कल की जो रेडियस है दोस्तों हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट है। तो अगर इन चारों सर्कल को प्लॉट किया जाए तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। पहला सर्कल दोस्तों, दूसरा सर्कल, ठीक है, तीसरा सर्कल एंड दोस्तों चौथा सर्कल, ठीक है। तो ये चारों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, सभी के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, राइट। यानी इसको मैं 1 1 कह सकता हूँ, इसको मैं -1 1 कह सकता हूँ, ये दोनों -1 होंगे, एंड दोस्तों ये 1 -1 होंगे, ठीक है।
अब दोस्तों हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो इन चारों सर्कल को टच करेगा। इसकी हमको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, राइट। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों कि हर एक सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 है, राइट। और इसको अगर मैं दोस्तों यहाँ ज्वाइन करा लूँ, पहले तो आप खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए कि दोस्तों ये एक्चुअल में ऐसा रहा होता ना, अगर आप इसको फील करें ये एक्चुअल में ऐसा रहा होता तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते, 0,0 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। यानी कि इसका सेंटर हमें पता है कि ये 0,0 है। अब मुझे 0,0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों ये वाली बात चाहिए, इसकी रेडियस निकालनी है मुझे, ये रेडियस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसको नाम O रख लेता हूँ, इसका नाम A रख लेता हूँ। OA की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, है ना, और इसमें से माइनस कर लूँगा दोस्तों इस वाली की रेडियस, और इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। तो OA -1 कर दूंगा तो मेरे पास इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों OA कैसे निकालेंगे हम, √1 - 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर भी 1 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, यानी √2 - 1 दोस्तों हमें छोटे वाले सर्कल की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारे पास, √r इक्वल्स टू √r cos θ/2 प्लस sin θ/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो दोस्तों ये कोनिक का इक्वेशन हमको दे रखा है और हमको बताना है कि चारों में से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपके सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ। L/r इक्वल्स टू 1 प्लस E cos θ होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये दोस्तों जनरल इक्वेशन होती है जब जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा एक्सिस ऑफ कोनिक होगा वो अगर हॉरिजॉन्टल होगा, और L/r इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस E sin θ होता है अगर हमारा क्या होगा, एक्सिस ऑफ कोनिक वर्टिकल होगा, राइट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे R बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल स्क्वायर, राइट, और सामने आ जाएगा आपके पास 1। इसको खोलेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारे पास, cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2 एंड दोस्तों प्लस में 2 sin θ/2 cos θ/2, सामने आ जाएगा अपने पास दोस्तों कितना, 1, राइट। इसको खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 sin θ/2 cos θ/2। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 sin θ/2 cos θ/2 का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि इसको मैं sin थीटा लिख दूंगा क्योंकि एंगल θ/2 था। ठीक है, 1 आ गया, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 1/r आ रही है। अब दोस्तों अगर आप इसे कंपेयर कराएं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बना रहे हैं L/r इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा वाली। तो दोस्तों इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 होती और E की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है कंपेयर करने पे। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी E की वैल्यू 1 होती है तो क्या आता है, पैराबोला आता है, राइट। क्या आता है, पैराबोला आता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर दोस्तों E की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो फिर वो क्या बनेगा, हमारे पास इलिप्स आ जाएगा, 1 से छोटी 0 से बड़ी। अगर दोस्तों E की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास कोनिक सर्कल बन जाएगा। एंड दोस्तों अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो फिर वो क्या बनेगा, अपना हाइपरबोला बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों। क्वेश्चन शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और ये दोस्तों UKPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है द z इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन हुज इक्वेशन इज x - 3y + 2z = 9। अब ये कह रहा है दोस्तों z इंटरसेप्ट कितना होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, प्लेन का, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होता है प्लेन का, x/a + y/b + z/c = 1 होता है। यहाँ पे दोस्तों जो ABC होते हैं ये x इंटरसेप्ट होता है, B y इंटरसेप्ट होता है एंड C z इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन मेरे पास x - 3y + 2z = 9 है। दोस्तों सामने 1 है तो फिर इसको 1 बनाने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 9 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन आएगी अपने पास x/9 माइनस का y/3 एंड प्लस का z/9/2 = में दोस्तों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों 9/2 आ जाएगा ना, ठीक है, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी पे हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, z इंटरसेप्ट दोस्तों
ये आ जाएगा। अगर दोस्तों हमसे पूछता कि वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, यहाँ प्लस कर लेता हूँ और यहाँ माइनस कर लेता हूँ। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 आती है एंड एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 9 आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर दोस्तों पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा z की वैल्यू हमें दे रखी है, इसको मैं -1 + आइटा लिख सकता हूँ, राइट, अपॉन में cos π/3 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, cos 60 हो गया, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है एंड प्लस में आइटा, ये दोस्तों sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इनका 2 ऊपर घूम के चला जाएगा तो -2 + 2 आइटा लिख सकता हूँ इसको, अपॉन में दोस्तों कितना 1 + √3 आइटा, है ना। अब दोस्तों हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1/z2 फॉर्म में, क्यों ना दोस्तों इसको हम आइलर फॉर्म में चेंज कर दें, यानी r e⁻θ फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दोस्तों ऊपर हमारे पास r कितना बन जाएगा, r कैसे निकालते हैं, √a² + b² निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, यानी कि 2√2 आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं r1 लिख लेता हूँ। दोस्तों r2 अगर निकालूँ डिनोमिनेटर वाला, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर मुझे एंगल भी निकालना पड़ेगा θ1 और दोस्तों θ2। θ1 कितना आएगा दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं हम, tan का यूज़ करते हैं। tan θ1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, मॉडुलस में y/x मतलब b/a आता है ना, तो 2/-2 आ जाएगा, तो ये आएगा -1, मॉड के बाहर खुल के कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना होता है कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो कहाँ पर आ रही है ना। साथ में ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा था। अगर तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आंसर थीटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो π - थीटा आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा - π हो जाएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो -थीटा हो जाएगा, यानी इसका नेगेटिव यहाँ एंड इसका नेगेटिव यहाँ मिलता है हमको, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं देखूँ जो मेरे पास ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो माइनस एंड प्लस फॉर्म में है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 1 तो वैल्यू मुझे मिलती है π/4 पे, तो जो इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, π - π/4 आ जाएगा, दैट इज़ 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं θ2 निकालूंगा, तो tan θ2 की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3/1 आ जाएगी, √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, राइट, ठीक है। अगर मैं दोस्तों ऊपर वाले को r e⁻θ फॉर्म में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, r की वैल्यू बन रही है 2√2 एंड e की पावर दोस्तों थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, θ1 की वैल्यू 3π/4 थी, ठीक है। चलिए अपॉन में आइटा भी आएगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 e⁻, कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा आइटा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, e की पावर कितना आ जाएगा, 3π/4 माइनस का π/3 टाइम्स ऑफ आइटा। एलसीएम निकाल लो दोस्तों, एलसीएम कितना बनेगा, e⁻12 ये आ जाएगा, 9π - 4π 5π आ जाएगा आइटा, ठीक है। अब इसको वापस से इसका ऑप्शन देख लो, है ना, कॉस पोलर फॉर्म में आंसर पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, cos 5π/12 प्लस आइटा साइन 5π/12। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। ऐसा ना करें कि पहले आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, a + आइटा b फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत लंबा फंस जाएंगे। इसमें दोस्तों ऊपर वाले को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ेंगे, आइलर फॉर्म में, नीचे वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² = 2a - आइटा I, where I is unit matrix या आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n > 2, a⁻n बताना है दोस्तों हमको, ठीक है। अब इसके लिए हम दोस्तों सीधा हिडन ट्रायल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि a² की वैल्यू इतनी आ रही है, तो यानी कि अगर मैं n को 2 रख दूँ, क्योंकि ये वैलिडिटी 2 के लिए है और 2 से बड़े के लिए, तो एक बार वेरीफाई करा लेते हैं दोस्तों। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखूँ हर एक ऑप्शन में, तो जहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो 2 डालने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2a - 2 - 1i, 2a - i आ रहा है, ये तो बन ही रहा है, ठीक है। यहाँ रख देंगे दोस्तों, तो 2a - i यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ रखेंगे तो 2 - 1 2 की पावर 1 हो जाएगा, a माइनस का 2 - 1i यहाँ से भी सेम बन रहा है और यहाँ से भी, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे दोस्तों सेम हो गए, तो अब n = 3 पे हम काम करना पड़ेगा।
n इक्वल्स टू 3 का मतलब दोस्तों a क्यूब हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें a पावर n निकालना है तो अब a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, यहाँ से क्योंकि मुझे a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2a माइनस आई, तो मैं अगर इसमें एक और a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा, ये दोस्तों 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का i इंटू ए हो जाएगा। आई ए की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारे पास, a हो जाएगी, राइट। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, 2a स्क्वायर की वैल्यू वापस से वही लगा लेता हूँ, 2a माइनस आई माइनस का a, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 4a माइनस का 2i माइनस का 2a, यानी कि दोस्तों अब सॉरी a है यहाँ पर a है, तो ये बन रहा है मेरे पास 3a माइनस का 2i। अब दोस्तों मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ, n की वैल्यू को अगर मैं 3 रख दूँ तो आ जाएगा मेरे पास 3a माइनस का 3 माइनस 1 2i, 3a माइनस 2i यही आ रहा था। ठीक है, एक और बार आगे बढ़ लेते हैं, अगर मैं यहाँ रख के देखूँ तो 3a माइनस आई हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2i चाहिए हमको। फिर दोस्तों अगर मैं इसकी तरफ बढ़ूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूँ तो 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा, ठीक है, 4a माइनस का अच्छा 4a तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो 4a नहीं चाहिए तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया है ना, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और डी में रख के देखें तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, ये 4a माइनस आई आ रहा है, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको करेंगे तो आप फटाफट से बना लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है। इफ़ एक्स वाई जी आर द रिस्पेक्टिवली पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए पी में पी एथ टर्म की वैल्यू हमें एक्स दे रखी है, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें एक्स मिल रही होगी, और दोस्तों ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको वाई मिल रही है, एंड ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने को जेड मिल रही है, राइट। यहाँ पे दोस्तों हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक दोस्तों हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पे अगर दोस्तों मैं इसमें इसको और इसको ज़ीरो करने का सोचूंगा तो फिर ये p माइनस क्यू एक्स माइनस वाई बनेगा, बिल्कुल सही है। तो हम एक काम करते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R2, एंड दोस्तों R2 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, R2 माइनस R3। तो कितना मिलेगा हमको, p माइनस क्यू मिल जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई मिल जाएगा, यहाँ ज़ीरो मिल जाएगा, यहाँ q माइनस आर मिलेगा, y माइनस जी मिलेगा, ज़ीरो मिल जाएगा, R Z N 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं, यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई निकालूँ तो जब मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो a से a कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जब ये इससे माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, d से d कट जाएगा, माइनस d एंड माइनस प्लस d कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा पी डी माइनस क्यू डी, राइट, d कॉमन लेके p माइनस क्यू बच जाएगा, यानी कि x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू डी। तो अगर मैं x माइनस वाई को इतना लिख सकता हूँ तो y माइनस जेड को कितना लिख दूंगा, y माइनस जेड को हम लिख सकते हैं दोस्तों q माइनस आर टाइम्स ऑफ d। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ इसकी p माइनस क्यू को एज इट इज़ रखूँ, x माइनस वाई की जगह मैं लिख दूंगा p माइनस क्यू टाइम्स ऑफ d, ज़ीरो, फिर यहाँ q माइनस आर, इसको लिख दूंगा दोस्तों q माइनस आर टाइम्स ऑफ d, ज़ीरो, और यहाँ दोस्तों r z n 1। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वाले से p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ कॉमन है दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1d 0। सेकंड वाले से दोस्तों q माइनस आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ मिलेगा हमको 1d 0, ठीक है, और r z n 1। जब भी दोस्तों डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज़ एनी 2 रोज़ एंड एनी 2 कॉलम्स, ठीक है, आइडेंटिकल हो जाती हैं तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो 0 रहेगा, यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर आता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको इसने क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है ABCDEFGHI, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि ABCD आर द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ABCDG। अच्छा, स्मॉल a का जो को फैक्टर है a है, b का को फैक्टर b है, c का c है, d का d है, एंड स्मॉल g का कैपिटल G है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है BB प्लस CC माइनस DD माइनस GG। ठीक है, अच्छा, या तो दोस्तों हम एलिमेंट लें और उसका को फैक्टर निकालें फिर ये काम करें, उससे अच्छा दोस्तों हम एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर मैं पहली रो पे बनाऊं तो a और इसी का को फैक्टर a, यानी प्लस में b इसका को फैक्टर b प्लस c इसका को फैक्टर c, इसकी वैल्यू दोस्तों डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे b भी आ रहा है, c c आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये d ले रहा है और g ले रहा है, तो d g पे बना लेते हैं, यानी कि मैं अब कॉलम पे बना लेता हूँ दोस्तों। किसी भी रो किसी कॉलम के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग
मतलब एलिमेंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल चलता है, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे। तो इसी तरह से दोस्तों मैं कॉलम नंबर 1 पे लिख सकता हूँ ए प्लस डी प्लस जी, इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे दोस्तों क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एक तो बी प्लस सी एंड माइनस का डी एंड माइनस का जी। तो क्यों ना दोस्तों दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लिया जाए। जब हम दोस्तों माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, बी प्लस सी माइनस डी माइनस जी, और सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज कीपिंग द पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड। यानी हमें वो कह रहा है दोस्तों कि जो वर्ड है हमारे पास दिल्ली, इस दिल्ली वर्ड में क्या होना चाहिए कि आप इसको ऐसे अरेंज करो कि इसके वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड रहें। अनचेंज का मतलब इनकी पोजीशन नहीं हिलनी चाहिए मतलब वॉवल्स के साथ में रहना चाहिए, ठीक है, और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पे रहना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि वॉवल की पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ गया एंड कॉन्सोनेंट की पोजीशन पे वॉवल आ गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों ई और आई, यानी कि यही बस रिप्लेस मार सकते हैं एक दूसरे को। इसी तरह से डी ई एच, यही एक दूसरे को रिप्लेस मार सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि डी एल एच अरेंज अगर होंगे तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे, इनटू में ई और आई अगर अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे। इसकी वैल्यू दोस्तों 6 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, आंसर रहेगा अपने पास 12, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कह रहा है अ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला, ठीक है। तो दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमें राइटवर्ड पैराबोला मिल रहा है। ये कह रहा है कि इस पे एक टेंजेंट है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कुल मिला के दोस्तों इसने मुझे क्या दे दिया, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन दे दिया जिसका स्लोप कितना होगा, जिसका स्लोप दोस्तों 45 डिग्री। अच्छा मैं ये नहीं कह सकता कि ओरिजिन से जारी होगी, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन में कह सकता हूँ वाई इक्वस टू एम एक्स, एम की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 1045 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वाई इक्वस टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होगा, वाई इक्वस टू एक्स प्लस सी टाइप का, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x क्या है दोस्तों, हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है कि मान लीजिए लाइन कैसे जा रही है ना, कुछ ऐसे जा रही है मान लो, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करने पे आएगा 2y वाई डैश इक्वस टू कितना 4, तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इससे कटेगा 2 बाई वाई आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब दोस्तों जो y डैश होता है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को बता रहा होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता ही है कितना है 1 है, तो यानी कि 1 इक्वस टू 2 बाई वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास 2 आ जाएगी, राइट। अगर दोस्तों इस y को मैं पुट कर दूंगा इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x आ जाएगा, कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे मिल जाएगा दोस्तों 1,2। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ये एनडीए का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसी साल का एनडीए में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है वो एनडीए से लिया गया है। अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जब भी इस तरह की बात होती है यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, डीसीज की बात कर रहा है, राइट। इफ़ ए वेक्टर दे रखा है हमको साइन स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस साइन स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस साइन स्क्वायर गामा के कैप, ये दोस्तों हमें एक वेक्टर दे रखा है। साथ ही साथ बी वेक्टर हमको दे रखा है, तो ए डॉट बी पूछ रहा है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए डॉट बी जब भी आप निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आई से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा एंड प्लस में साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा, राइट। तो कुल मिला के हमसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब दोस्तों इसने अल्फा बीटा गामा को बता रखा है कि ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबको साइन में चेंज करेंगे। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों बातों को अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू हमको मिल जाएगी दोस्तों 2। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछता है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं आपको। ठीक है, इसको आपकी वैल्यू याद ही होनी चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 आती है, राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का। कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेंथ एक्स एंड द वेट ऑफ 50 ट्रॉपिकल ट्यूबर्स आर गिवन दैट समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, समीशन ऑफ वाई गिवन है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है एंड समीशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन है। वेरिएंस पे सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन ऑफ एक्स बाई एन, यानी मीन का स्क्वायर, राइट। इसी तरह से दोस्तों हम वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलो रखते हैं, वैल्यू रखते हैं फटाफट से। यहाँ पे एन की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 है, तो 900 अपॉन 50 आ जाएगा, माइनस में समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू 200 है, 200 अपॉन 50 आएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, राइट। इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड दोस्तों 5 8 ज़ा 40 आ जाएगा, 18 5 ज़ा 90 होते हैं, राइट। यहाँ से दोस्तों कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 2। दोस्तों वेरिएंस ऑफ एक्स जो आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेते हैं, तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू 1400 दे रखी है, तो 1400 डिवाइडेड बाई 50 माइनस का समीशन ऑफ वाई यानी कि 250 बाई 50 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसे कैंसिल करेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 1 ज़ा 5 चला जाएगा, सॉरी 5 2 ज़ा 10 चला जाएगा, 40 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो समीशन ऑफ वाई की वैल्यू मतलब वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है 3 और वेरिएंस ऑफ एक्स आ रहा है 2। तो बड़ा कौन है इनमें से, बड़ा दोस्तों वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट ठीक है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप दोस्तों इसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।